हेलो बच्चों, एसके धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 12th का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब त्रिविमीय ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों चलिए आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होती है, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम यदि बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए कि ये लाइन है या मान लो वेक्टर है। ये वेक्टर जो है क्या कर रहा है, एक्सिस के साथ में अलग अलग एंगल बनाता है। ठीक है, यह लाइन मान लीजिए, इसको रेखा मान लीजिए। तो ये रेखा क्या करती है, अक्षों के साथ में अलग अलग कोण बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में। तो यहाँ पर जब कोण बनाती है ना, तो उसका जो कोसाइन कोण होता है ना, हम उसको दिक्कोज्जाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, दिक्कोज्जाएं। तो दिक्कोज्जाओं को जनरली हम एल एम एन से दर्शाते हैं, एल एम और एन से। तो एल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा। यदि मान लीजिए यह जो है लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ में मान लीजिए अल्फा एंगल बना रही है, और यह दूसरे एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस के साथ में मान लीजिए बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनाती है। तो इसका कोसाइन वैल्यू हमें निकालना है, उसको हम दिक्कोज्जाएं कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो हमें इसमें क्या बोलेंगे, एल इक्वल टू कॉस अल्फा, ऐसे ही एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको जनरली हम DCS के नाम से जानते हैं। DCS डायरेक्शन कोसाइन, समझ में, कोसाइंस। ठीक है, तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। तो इनके फार्मूले भी होते हैं बच्चों। यदि दिक्कोज्जाएं, यदि हमें दिक्कनुपात दिए हैं तो दिक्कनुपात के लिए फार्मूला होता है A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि हमें एम दिक्कोज्जा दी है और एम दिक्कोज्जा का वैल्यू निकालना, तो बी अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही यदि एन का वैल्यू निकालना है तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यदि हम जनरली बात करें, दिक्कोज्जाएं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज में एक अनुपात होता है, मतलब एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को एल अपॉन ए इक्वल्स टू एम अपॉन बी इक्वल्स टू एन अपॉन सी। यहाँ पर ए बी सी क्या है बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज हैं, दिक् अनुपात हैं, और एल एम एन क्या है, दिक्कोज्जाएं हैं। तो इनमें यह रिलेशन होता है कि हम इसको इस तरह से लिखा है। ये वैल्यू कहाँ से आई ये बता रहा हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। पहली बात तो जो डायरेक्शन कोसाइन होती है ना, उनमें खुद में एक रिलेशन होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, तीनों में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यदि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर कर दें और उनको ऐड कर दें तो उनका सम क्या होता है, 1 होता है। पहली बात, हम इसको अदर वे में ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बात समझ में आया, यह एक रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखिएगा, यदि हम दूसरे सेकंड रिलेशन की बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन है, एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, जिसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस वजह से आपने देखा कि यहाँ पर यह एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर के प्लेस पे 1 रखा जाएगा। तो 1 रखा जाएगा तो बचेगा क्या बेटा, एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस माइनस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो एल का वैल्यू मिल जाएगा क्या, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट क्या बना बेटा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम का वैल्यू निकालेंगे तो बी को इधर ले जाएंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू आती हैं। बात समझ में आया। तो अभी आपको याद रखना है इतना है कि डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं तो डायरेक्शन दिक्कोज्जाएं दी हैं तो दिक्कनुपात दी हैं तो दिक्कोज्जाएं हम निकाल सकते हैं।
पहली बात तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। दूसरा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि दिक्कोजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सम क्या होता है 1 होता है। या फिर ये रिलेशन भी पूछ सकते हैं। क्या बात समझ में आए आपको? चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट। तो ये क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा एक सिंपल से क्वेश्चन आएंगे इसमें, इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है एक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आना है, ऑब्जेक्टिव आएंगे 2, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का बोले तो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स में भी दे देते हैं कई बार, 4 मार्क्स में भी दे देते हैं, समझ में आया? तो इसका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आएगा एसडी से, एसडी न्यूनतम दूरी पूछेगा, समझ में आया कि नहीं आया? और 2 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल सा देगा। तो हम पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझ में आया, और फिर आगे करेंगे। क्लियर क्या? अच्छा देखिए कुछ इक्वेशन और हैं, आगे आगे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम ये 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इनसे, समझ गए? अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आपसे बोला जाता है बच्चों, आपसे बोला गया है कि दिक्कोजाएं बताना है, एक्सिस। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन है, ये कोई लाइन हो गई, वह लाइन एक्सिस के साथ में अलग अलग एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ में 135 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, मतलब दिक्कोजाएं ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, कितना बोल रहे हैं 45 डिग्री, और बीटा इक्वल टू क्या बोल रहे हैं 135 डिग्री, और गामा इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, नहीं 90 डिग्री है, सॉरी। अल्फा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, बीटा का वैल्यू 135 डिग्री, और गामा इक्वल टू मान लिया कितना कितना बोल रहे हैं 45 डिग्री। ये हो गया बच्चों। तो देखिए एल इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, एक्स एल इक्वल टू कॉस अल्फा होता है। कॉस अल्फा का मतलब कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा 0 होता है ना। एम इक्वल टू क्या होगा कॉस बीटा बोले तो कॉस 135 डिग्री, और 135 डिग्री का वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं पता है तो 90 प्लस 45 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 90 प्लस 45 डिग्री, या 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा साइन, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन कितना हो जाएगा बेटा 45, और इसका वैल्यू क्या होता है -1/√2, ठीक है। ऐसे ही n इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस गामा, तो कॉस 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा 1/√2। तो इसका मतलब है DCS ऑफ लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई, दिक्कोजाएं हो गई आपकी, कौन कौन सी हो गई बोलो, 0, -1/√2 और 1/√2। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर क्या? बात समझ में आया? यहाँ पर तीनों वैल्यू दी थी हमने, इसमें वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपसे बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपको बोला गया है कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि एक लाइन जो है एक्सिस के साथ में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। आपसे बोला गया है कि इसको रब कर देता हूं, पहले कर दूं। देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका, बोला है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड करना है, मतलब अक्षों की दिक्कोजाएं ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको जनरली मैं बता दूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, एक्सिस कौन कौन से एक्सिस, एक्स वाई जेड, एक्सिस की आपको क्या ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा लिख लो एक्स वाई जेड एक्सिस, इनकी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे सिंपल बात, मान लीजिए ये एक्सिस है, समझिएगा थोड़ा सा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम। एक्स वाई जेड, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है ये क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस हो गए। अब यह एक्स एक्सिस
खुद के साथ में, मान लो यह मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैंने इस पे रखा, अभी मैं अलग अलग बात कर रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस पे रख दिया मैंने इसको, तो एक्स एक्सिस के साथ में कितने का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, और बाय एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का, जेड एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का। तो इसके जो एंगल बन रहे हैं, एक्स के साथ में 0, वाई के साथ में 90 और जेड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? ऐसे ही यदि मान लीजिए मैं इस मार्कर को ऐसा रख दूं तो बाय एक्सिस के साथ में 0 डिग्री का और एक्स के साथ में 90 और जेड के साथ भी 90 बनेगा, मतलब 0 90 नहीं 90 0 90 आएगा। ऐसे ही यदि जेड एक्सिस की बात करेंगे सिमिलर, तो 90 90 और 0, मतलब कहने का मतलब एक्स एक्सिस खुद के ही साथ में कितने का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का, अदर के साथ में कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा हूं। तो देखो जाए, आपको पता है एंगल क्या बन रहे हैं, पता है ना, 0 90 90 बनेगा, तो इसकी दिक्कत जाए क्या हो जाएंगी बेटा, इसकी डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगी cos 0 cos 90 और cos 90। समझ में आया कि नहीं आया? यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 0। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर भैया? ठीक है मोटा भाई, समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है भैया एग्जाम में, समझ में आया? जाके लिख देना, सबसे पहली फुर्सत में जाके लिख देना, उसके बाद नंबर देख लेना आप कौन से नंबर पे आया है और नंबर डाल देना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, या फिर यह यदि ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अब इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका, वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा बच्चों, cos 90 cos 0 cos 90। तो बताइए क्या डायरेक्शन कोसाइन बनेगी, 0 1 0 आएगा क्या? ठीक है, थर्ड DCS ऑफ जेड एक्सिस, इसकी दिक्कत जाए बताओ, cos कितना, जेड एक्सिस के साथ में कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और ऐसे ही cos 90 और यहां पर आ जाएगा cos 0, मतलब फाइनली क्या आ जाएगा, 0 0 1। ठीक है, ये आपकी मतलब एक्सिस की डायरेक्शन क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब देखिए एक और क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, सफिशिएंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बोला गया है कि डायरेक्शन कोसाइन दिए, डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, डायरेक्शन रेशियो DRS दिए हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। अरे यहां देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज दे दिए, सपोज आपको 2 -1 -2, ये डायरेक्शन रेशियोज है, मतलब A B C का वैल्यू दिया है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो L इक्वल टू क्या होता है बेटा, L इक्वल टू आपको पता है, L इक्वल टू क्या होता है, A/√A² + B² + C², मतलब 2 अपॉन क्या बन जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 अपॉन कितना 4 2 का स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, -2 का स्क्वायर। तो देखिए 4 और 4 8 और 1 9, 9 को 3 आ जाएगा। समझ में आया? m डायरेक्शन कोसाइन क्या मिलेगी, मतलब m वाली क्या मिलेगी, b अपॉन क्या हो जाएगा, √A² + B² + C², बोले तो -1 अपॉन √ वही आएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3 आ गया, और यहाँ पर n का वैल्यू c अपॉन √A² + B² + C², तो क्या आ जाएगा, -2/3। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन या वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2/3 -1/3 और -2/3। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन जो है ना, डायरेक्शन कोसाइन में यदि 2 वैल्यू निगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है तो हम अपोजिट कर देते हैं। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो इसे -2/3
1/3 या 2/3 ऐसे, मतलब दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अपोजिट किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर ना बेटा? बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम इस तरह के। अच्छा, कॉलिनियर में पूछ लें, यदि मान लो मैं बोल रहा हूं आपके कॉलिनियर, अब भी मतलब आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो मैंने वेक्टर में बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ हैं। यदि आपको कॉलिनियर बताना है तो ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, है ना, या फिर ए सी निकाल लो और आप उनको अपॉन में रख दो। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आप बोलेंगे पैरेलल हैं, लेकिन पैरेलल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी ले रहे हो और बी सी ले रहे हो तो बी पॉइंट कैसे आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो आप वहीं रीजन भी देंगे कि बी पॉइंट क्या है? कॉमन है। इस वजह से ये क्या है? पैरेलल न होके मतलब कॉलिनियर होंगी। आया समझ में कि नहीं? क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट। अब बच्चों हम लाइन में आते, लाइन की बात करते हैं। 3 डायमेंशन में लाइन की बात, त्रिविमीय ज्यामिति में लाइन की बात करते हैं। चलिए रेखा की बात करते हैं बच्चों। तो देखिए, रेखा के पहले हम इक्वेशन समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बेटा? ध्यान से समझिएगा बिल्कुल पूरे। अब पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना? सबसे पहले लाइन की बात कर रहे हैं। ये मान लीजिए भाई साहब कोई लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है, मान लीजिए कोई पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जिससे पास हो रही, मान लो आपका ये पॉइंट हो गया x1 y1 z1, ये पॉइंट हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? या यूं समझ लें कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर कौन सा पॉइंट है जिससे पास हो रही है लाइन, और इस जो है इसके DRS है, DRS मान लीजिए, इसके DRS क्या मान लिया आपने? ए बी सी मान लिए, या फिर इसका पोजीशन वेक्टर मान लें आप बी वेक्टर है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? बी वेक्टर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं आ रहा पल्ले? कोई बात नहीं, ऐसा समझ लो आप पहले। ये क्या है? ये भैया लाइन है, इस लाइन में ये एक बिंदु है, बिंदु पोजीशन मतलब बिंदु सदिश है। ठीक है, ये वेक्टर है जिससे लाइन पास हो रही है। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये DRS वेक्टर हो गया। DRS वेक्टर मान लिया आपने बी वेक्टर है। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या बनता है? रेखा का समीकरण बनेगा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? अब यही चीज यदि हम कार्टेशियन में देखेंगे तो कार्टेशियन में यूं समझ लो कि यह बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है। यह बिंदु कौन था? ए वेक्टर था। पोजीशन में बनाएंगे तो x1i y1j और z1k आएगा। क्या आएगा बेटा? x1i y1j और z1k। ए वेक्टर दरअसल क्या बनेगा? x1i प्लस y1j और z1k। ठीक है, और यह जो बिंदु था ना, बिंदु बी वेक्टर बोला था, जिसको हम DRS वेक्टर बोला था, बी वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, उसके DRS क्या है? ABC हैं। तो इसका पोजीशन बनाएंगे तो AI प्लस BJ प्लस CK बनेगा। बनेगा कि नहीं? ठीक है ना? यदि कार्टेशियन में इसका इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा बेटा, ध्यान से सुनना। x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। क्लियर? ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। समझ में आया? वेक्टर फॉर्म को यदि यह पोजीशन ले लूं तो वेक्टर फॉर्म को इस तरह से मैं बना सकता हूं। R वेक्टर तो एज इट इज रहेगा, ए वेक्टर के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं? x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, प्लस लैम्डा एज इट इज रहेगा। लैम्डा एक क्या है? कांस्टेंट रेशियो है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई रेशियो वैल्यू है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? ai प्लस bj प्लस ck हो गया। क्लियर? अनुपातिक मान है कौन? लैम्डा। बात समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ लैम्डा अनुपातिक मान हो गए, ABC दिक् अनुपात हो गया, डायरेक्शन रेशियो वेक्टर हो गया, और यहाँ पर ये क्या है? पॉइंट जिससे पास हो रहा है लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? ये वेक्टर इक्वेशन है और ये कार्टेशियन इक्वेशन। पहली बात तो हम ये समझते हैं
कि इन दोनों को कन्वर्ट करना कैसे आता है, सीखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ऊपर ऊपर वाले मान जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाले मानों को यदि वेक्टर में, आपको पता है कि ये पॉइंट है, बिंदु है, यह लाइन किस बिंदु से होकर जा रही है, x1 y1 z1 से होकर जा रही है, और ये ए बी सी अपॉन में बैठे हुए हैं, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, दिक् अनुपात हैं। बात समझ में आया? तो हम वेक्टर में बनाना है तो ऐसा बनता है, और कार्टेशियन में बनाना है तो ऐसे बनता है। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी लाइन को आप वेक्टर से और वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में और कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? और भी तरीके होते हैं इसको करने के, इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? लेकिन उतना करने की जरूरत है नहीं, आपको वेक्टर में पूछेगा, सिर्फ पहचानना है आपको। ऐसा दिया है, आपसे बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में बनाओ, तो वेक्टर फॉर्म में आप समझ जाओ कि x1 y1 z1 हो गया, और ये क्या है, ए बी सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो आपको पता है बिंदु क्या हो गया, बिंदु हो गया आपका, पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट तो है आपका x1 y1 z1, है कि नहीं? और DRS क्या है, DRS वेक्टर है ABC, है कि नहीं? इनका पोजीशन बना लोगे, इसका पोजीशन बनाओगे तो जिसको क्या कहोगे आप, ए वेक्टर बोल दोगे कि नहीं? इससे ए वेक्टर बन जाएगा कि नहीं, बोलो? ये क्या बन जाएगा, बी वेक्टर बन जाएगा ना। इस कंडीशन में वैल्यू डाल देना, वेक्टर में आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और यदि वेक्टर को कार्टेशियन में बदलना है तो आप यहां पर जो पॉइंट दिए x1 y1 z1 क्या हो गया, पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, ABC डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। कन्वर्ट कर सकते हैं आप, यह कन्वर्ट करने के लिए भी आता है। समझ में आया? वेक्टर इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन में सजाओ, ठीक है, और कार्टेशियन इक्वेशन दे देंगे तो वेक्टर इक्वेशन में सजाओ। बात समझ में आए आपको? क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात कर रहा हूं, अब मान लीजिएगा सिंपल, आपके दो रेखाएं हैं, दो लाइन हैं कुछ इस तरह से, आर वेक्टर इक्वल टू, दो अलग अलग रेखाएं, एक को मान लिया a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी रेखा हो गई आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा या म्यू b2 वेक्टर मान लिया। समझ में आया? ये फर्स्ट रेखा है, फर्स्ट लाइन है, यह इसका पॉइंट क्या हो गया जिससे पास हो रही लाइन, ये वाला पॉइंट हो गया a1, ये क्या हो गया b1, क्या हो गया, फर्स्ट वाले का DRS हो गया, DRS वेक्टर हो गया। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? दिक् अनुपात सदिश कौन है भैया, लाला? लैम्डा नहीं है, एक झापड़ लैम्डा पड़ेगा तो सही हो जाएगा। लैम्डा b1 वेक्टर, और कर लो मक्कारी, लैम्डा b1 वेक्टर, b1 वेक्टर, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं मैं, नालायक। a1 वेक्टर क्या है, बिंदु, और b1 वेक्टर क्या है, DRS वेक्टर है, और यहां पर a2 वेक्टर क्या है, बिंदु वेक्टर, और यहां पर क्या है, DRS वेक्टर। समझ में आए? ये ध्यान से समझियो, ये म्यू और लेम्डा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखिएगा, बात कर रहे हैं हम यहां पर, अब हम एक रिलेशन बात कर रहे हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच एंगल पूछा जाता है कई बार। अब ध्यान से सुनना, यह है, ओए नेतागिरी ना करो, हम झापड़ा लगा देंगे, सही हो जाओगे। दूसरा क्या है, मान लीजिए अब इसको मैं वेक्टर में बना रहा हूं, दो रेखाएं बना रहा हूं अलग अलग, एक बनेगी x माइनस x1 अपॉन a1, y इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, और z माइनस z1 अपॉन c1, ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा क्या हो गई, x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 अपॉन b2, क्या हो गया, b2, और यह हो गया z माइनस z1 अपॉन z2 अपॉन c2। ये दो रेखाएं हैं, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में है, पूरा भरत मिलाप यही दिखता तुम्हारा, नहीं? पच्चीस तारीख को देखता हूं मैं तेरे को, ठीक है ना? वहीं मिलना तू सेंटर पे मेरे को। ये क्लियर हो गया? चलो, ये
तो देखिए बेटा एंगल पूछते हैं, एंगल में क्या करते हैं, कोण ज्ञात करना है इन दोनों के बीच में, कोण ज्ञात करना है। इसके बेसिस पे बात करें तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर और मॉड ऑफ b2 वेक्टर। जैसे हमने सदिश में करा था, मतलब वेक्टर में करा था, वेक्टर में आपने पढ़ा था a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b, पढ़ा था कि नहीं। वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये b1 इसका डायरेक्शन रेशियोस लिया और इसका डायरेक्शन रेशियोस, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और डायरेक्शन रेशियोस वेक्टर और दूसरे का डायरेक्शन रेशियोस वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया। एंगल पूछेगा भैया 2 मार्क्स में, यह फर्स्ट एक्सरसाइज के और में आएंगे क्वेश्चन, मतलब 11.1 के और में ये इसका क्वेश्चन आएगा एंगल पूछने का। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अच्छा, इसको इस फॉर्म में यदि हम देखेंगे तो देखो a1 b1 c1, इसमें फार्मूला क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ऐसा फार्मूला आपने वेक्टर में पढ़ा है, शायद नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है, वही फार्मूला यूज हो रहा है। समझ गए ना। एंगल पूछ रहा है, ईमानदारी से कुछ नहीं करना है, उसके अपॉन में जो वैल्यू दी गई है ना, ऐसा वेक्टर यदि बना है, ऐसी इक्वेशन दी है, ठीक है, तो जो बटे बटे में मान है ना, अपॉन में जो बैठे हैं उन वैल्यूज को ले लेना, पहले को a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान के इसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये लेमडा और म्यू के साथ में जो जोड़ा है ना, ठीक है, उनके ये b1 वेक्टर हो जाएगा, ये b2 वेक्टर हो जाएगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया एंगल। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें फर्स्ट कंडीशन है ये, सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलर कंडीशन बात कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर कंडीशन, लंबवत प्रतिबंध, ठीक है, लंबवत होने का प्रतिबंध। लंबवत का प्रतिबंध क्या होता है, लंबवत होने का प्रतिबंध, या लंबवत प्रतिबंध लिख लो, लंबवत का प्रतिबंध क्या है बच्चों, देखिए यहां पर यदि दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 बनेगा तो ये खत्म हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0 आएगा, 0 आएगा तो यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये भी 0 में पहुंच जाएगा। इसका मतलब आपके पास पोजीशन क्या बनेगी, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0। यदि दो रेखाएं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मतलब परस्पर लंब हैं, तो उनका वैल्यू b1 वेक्टर और b2 उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसके अकॉर्डिंग तो आपको पता है यहाँ 90 की प्लेस पे 0 रखा, इसको ट्रांसफर करा तो 0 में पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर कंडीशन है, दोनों इक्वल हैं। समझ में आया। सिर्फ फर्क यह है, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में है। समझ में आया कि नहीं आया। पैरेलल कंडीशन बता रहा हूं, पैरेलल कंडीशन में नंबर 3, पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, यदि इसमें बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर। हमने जैसे वेक्टर में पढ़ा था, सदिश में पढ़ा था, वही फॉर्म यहां पर लग रही है। बात समझ में आया। और इसमें क्या बनेगी, ये कौन सी कंडीशन, पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है बेटा, b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या बनेगा बेटा, a1 अपॉन, पैरेलल कंडीशन में क्या बन जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। क्लियर, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ये याद रखिएगा। परपेंडिकुलर मतलब एंगल फाइंड करना है, ये तरीके दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। परपेंडिकुलर कंडीशन में b1 डॉट b2 का वैल्यू 0 को इक्वल आएगा, ठीक है। ये प्रूव कर दोगे, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं ऐसा बताना है तो ये कंडीशन प्रूव करना है आपको बस, या फिर इसमें इस तरह से। समझ में आया। और यदि पैरेलल की कंडीशन b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b2, या फिर इनकी जो अपॉन में वैल्यू है ना उनको अपॉन में रख दो, ठीक है। बात समझ में आया, इक्वल आ जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। अब सबसे इंपोर्टेंट बात, ठीक है, यह क्लियर हुआ कि नहीं। अब इनके कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, रब कर दूं।
तो कन्वर्ट करना आने लगा, कन्वर्ट कर पाओगे क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां पर बोला गया है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका, यहां पर बोला गया है एक पॉइंट है, एक पॉइंट, एक लाइन है, कोई पॉइंट से पास हो रही, पॉइंट है 1, 1,2,3, 1,2,3 से पास हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट है। और इसका और बोला गया है कि एक अदर वेक्टर है, कोई वेक्टर, ये वेक्टर है, वेक्टर का इक्वेशन दिया है उन्होंने, वेक्टर का पोजीशन दिया है 3i 2j और 2k के पैरेलल है। समझ में आया कि नहीं? इस लाइन का इक्वेशन चाहिए आपको, इस वेक्टर के कैसी है, ये पैरेलल है। बात समझ में आया? पैरेलल है तो आपको पता है कि देखिए पैरेलल में क्या होता है कि जैसे ये वेक्टर का जो पोजीशन है, मतलब वही पोजीशन इसका भी होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो है इसके पैरेलल है, मतलब इसके समांतर है, इसका मतलब यही बी वेक्टर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ए वेक्टर क्या बनेगा, ए वेक्टर का पोजीशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। बात समझ में आया? और बी वेक्टर क्या होगा, यही वाला 3i प्लस 2j माइनस 2k। वैल्यू रखेंगे तो यहां पर बन जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, यहां पर आ जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। क्लियर? अब मैं आपसे कहूं कि इसको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है x माइनस, यहां पर क्या है 1, x माइनस 1 अपॉन में कौन आ जाएगा 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 और z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। यह कार्टेशियन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और कार्टेशियन को इसमें कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो आप कर पाएंगे। क्लियर? अब देखिएगा दो एंगल रहेंगे, हम एक एंगल वाला क्वेश्चन करते हैं। एंगल के लिए क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे आपका अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। x अपॉन 2 इक्वल टू, क्वेश्चन है x अपॉन 2 y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 1। फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन दी है बेटा x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 और z माइनस 3 अपॉन 8। ये दो इक्वेशन दी हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने वाले हैं तो देखिए, यदि मतलब हमें क्या करना है, इनमें हमें यह बताना है कि एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? एंगल। तो यहां पर हमें देखो x1 y1 z1 से मतलब नहीं है, सिर्फ यहां पर दिक्कनुपात लेना है। तो यदि मैं यहां पर a1 वेक्टर की बात करूं, a1 यदि कार्टेशियन में ना बनाऊं, डायरेक्ट बोलूं a1 इक्वल टू क्या है 2, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू कितना है 8। एंगल क्या होता है फार्मूला, cos थीटा इक्वल टू क्या आता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर 8 आया, यहां पर प्लस 2 आया प्लस 8 आया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 प्लस 1, यहां पर बताइए 16 प्लस 1 प्लस 64। क्लियर? तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 8 2 10 और 8 18 अपॉन यहां पर क्या मिलेगा 3, यहां पर बोलिए कितना हो जाएगा 81 मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। ये उड़ रहा है, 9 दूनी 18, क्या आ गया cos थीटा इक्वल टू 2/3, मतलब थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये एंगल आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंगल फाइंड हम इस तरह से करते हैं दो रेखाओं में। अब यदि मान लीजिए
इसका वैल्यू 0 आता। यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ है, और आपसे बोल रहा है कि यह दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, सिद्ध करके बताओ, प्रूव कीजिए, प्रूव दैट दिस एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर ईच अदर। समझ में आया, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो क्या बताओगे, आपको क्या करना है, b1 डॉट b2 का वैल्यू 0 प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली पूछते हैं, वो समझ में आया। यदि उन्होंने ये पूछ लिया कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बताओ, मतलब यदि कॉस एंगल भी निकालोगे ना, एंगल का वैल्यू कितना आएगा पता है आपको? ये इसका जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। यदि 90 डिग्री है मतलब परपेंडिकुलर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यदि एंगल भी निकाल रहा है तो कितना आएगा एंगल? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब लास्ट बात कर रहे हैं बच्चों, इंपोर्टेंट, क्लियर है? अब देखिए अब आते हैं अपन एसडी मेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा देखेगा। ठीक है ना, एसडी का पहले फार्मूला देखिएगा। एसडी के 2 फार्मूले होते हैं, एक का क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो मत करिए ना। तो एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच डी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एच डी का फार्मूला होता है 2 तरह से होता है, कार्टेशियन में, वेक्टर फॉर्म में होता है और कार्टेशियन फॉर्म में होता है। दोनों तरीके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एच डी का फार्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 का होल मॉड, और बड़ा मॉड इसलिए ताकि जो वैल्यू यदि जो एच डी है ना, न्यूनतम दूरी जो है वो यदि कैसी आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। समझ में आया? इसी फार्मूले को दूसरे वे में यदि हम एच डी की बात कर रहे हैं, जब रेखाएं कैसी हैं, देखिए इनको या सिंपल से शब्दों में देखिए, पहले तो आप लाइन का इक्वेशन जानिए तब ये फार्मूला आएगा। देखिए आर वेक्टर इक्वल टू क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर है, और दूसरा इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा नहीं म्यू b2 वेक्टर है। तो ये पोजीशन बनी, समझ में आया? ये फार्मूला बना। सेकंड फार्मूला है, देखिए पहले लाइन का इक्वेशन बना रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। यह पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर फार्मूला कैसे याद करेंगे हम? एच डी इक्वल टू अंडर रूट, पहले हमने सारणिक लगाया, सारणिक में क्या करेंगे, यहाँ पर जो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु हैं, बिंदु क्या है इसमें, बिंदु ध्यान से सुनना, x माइनस x1 लिखा है, तो यहाँ पर बिंदु की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ माइनस लगा है ना, माइनस का x1 दिख रहा है ना, एक्चुअल में जो बिंदु लेंगे ना वो माइनस का नहीं रहेगा, प्लस का करेंगे, अपोजिट साइन का करेंगे। यहाँ x1 y1 और z1 रहेगा। ये क्या हो जाएगा? x2 y2 z2। यदि प्लस का है तो उसको कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आया? यहीं पर प्रॉब्लम होने वाली है, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको क्या करना है? x1 y1 z1 x2 y2 z2 क्या करना है? x2 माइनस x1 करने वाले हैं, यहाँ पर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और यहाँ पर a1 b1 c1 और यहाँ पर a2 b2 c2। क्या आ गया? c2। समझ में आया बच्चों? इसके बाद ये अपॉन वाला मतलब अपॉन लगाया, यहाँ पर एच डी लिखेंगे और इसके बाद अंडर रूट लगाएंगे बड़ा सा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं वैसे ही इसको बंद कर दिया, इन दोनों का गुणा करेंगे। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, b1 का c1 के c2 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे,
बात समझ में आया। फिर क्या आएगा प्लस, इसको बंद करा, इसका मल्टीप्लाई यहां पर क्या आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। हाँ अब ध्यान से समझना, यदि आपने आगे पीछे भी लिख दिया, इसका पता चला कि मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्क्वायर लगाए, फार्मूले में कोई समस्या नहीं है। आपको क्या करना है, इसको तो लिख ही दोगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, a1 b1 c1 सेकेंड रो में लिख दिया, ठीक है, और थर्ड रो में क्या लिख दिया a2 b2 c2, फिर अपॉन लगाया, अपॉन लगाने के बाद इसको बंद करा, तिरछा गुणा करा, त्रियक गुणा जिसको हम बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b1 c2 माइनस b2 c1 स्क्वायर लगा दिया, फिर इसको बंद कर दिया, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर कर दिया। फिर क्या आएगा थर्ड में प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, और अपॉन में बड़ा मोड पॉजिटिव बनाने के लिए। इससे जो आंसर आएगा वही आंसर इससे भी आएगा। समझ में आया। यह कार्टेशियन फार्मूला है और यह वेक्टर फार्मूला है, दोनों से आंसर सेम आता है। क्लियर, मतलब इसको वेक्टर में बनाएंगे तो यही कंडीशन आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें इन फार्मूलों को याद रखना है। समझ में आया। कई बार फार्मूला लिखने के लिए भी आ जाता है एसडी का। तो और एक और बात, इसमें बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर डॉट लगाना कंपलसरी है, और डॉट इतना बड़ा आना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि दिखना चाहिए सामने वाले को। समझ में आया कि नहीं आया। डॉट नहीं लगाया, बात गलत, खत्म वहीं पर। बात समझ में आया। एक बार ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन सिर्फ फार्मूला ही दिया था लिखने के लिए 2 मार्क्स में, और बच्चों ने गलती, अधिकतर बच्चे समझदार, जो तुम्हारे जैसे बच्चे रहते हैं ना समझदार, वो यही गलती करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है बच्चों, एग्जाम में गुलाब जामुन आएंगी, लेकिन उनको क्या करना है, आपको ठंडा करके खाना है। बात समझ में आया कि नहीं आया। पता चला आई और गप से अंदर, और गप से मुंह जला लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। रब कर दूं बेटा। अच्छा, एक और चीज है, ध्यान से सुनिए। यहां पर ये जो फार्मूले लगाए हमने, ये जो फार्मूला यूज करे, ये वाला मान लीजिए ये फार्मूले यूज करे, यहां पर क्या है, कैसी लाइनें हैं, यह है अप्रतिच्छेदी लाइनें हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। समझ में आया कि नहीं आया। और नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है, असमांतर रेखाएं हैं। कहने का मतलब ऐसी रेखाओं, स्क्यू लाइंस की बात कर रहे हैं, स्क्यू लाइंस की। समझ में आया, मतलब असमांतर रेखाएं हैं। ठीक है, या यूं बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ऐसी लाइनें हैं, ध्यान से समझ में आया। ये मान लीजिए एक लाइन ये गई है और दूसरी लाइन ये गई है, इन दोनों के बीच हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए एसडी कह रहे हैं। बात समझ में आया। आपको पता है यहां पर डिस्टेंस बहुत बड़ी रहेगी, यहां पर कम रहेगी, तो न्यूनतम दूरी निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया। और जहां आपको दिखाई दे रही लाइनें, वहां पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। यदि इंटरसेक्ट कर रही होती तो इनका वैल्यू क्या आता, 0, न्यूनतम दूरी होती नहीं, उसका आंसर क्या आ जाता, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर जहां आप देख पा रहे हैं, हो सकता है ये आगे चल के कहीं इंटरसेक्ट करें, हमें नहीं पता। बात समझ में आया कि नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जहां देख पा रहे हैं वहां पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। समझ में आया। और पैरेलल भी नहीं है, समांतर भी नहीं है। समांतर होती तो रेल की पटरी की तरह होती, हर जगह दूरी सेम रहती कि नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो दोनों कहीं से भी निकालते बात वही आती कि नहीं। तो यहां पर हम न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी स्क्यू लाइंस की बात कर रहे हैं, मतलब असमांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर, बात समझ में आई बच्चों। अब देखिए समांतर रेखाओं में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। एक और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, या तो क्वेश्चन ये आएगा, या फिर अब मैं क्या पैरेलल लाइंस में बात कर रहा हूं, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। ठीक है, एसडी ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, समांतर रेखाओं के न्यूनतम, समांतर रेखाओं
के बीच दूरी, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो फार्मूला क्या है बेटा, एच डी इक्वल टू, यहां पर ध्यान से समझिएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी का होल मॉड ऑफ बी आएगा। यह फार्मूला है बेटा, ध्यान से सुनना, इस फार्मूले में इस फार्मूले बहुत अंतर है, बहुत। अब आप बोलेंगे कि यहां पर देखिए दो लाइनें हैं, सुनो भैया, ओ भाई साहब सुन लो, यहाँ पर A2 A1 जैसे मान लो लाइनें हैं, A वेक्टर इक्वल A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर है, यहाँ पर R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर है। क्लियर, क्या बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर यदि ये लाइनें पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल है, तो A1 B1 तो A1 वेक्टर और A2 वेक्टर तो अलग अलग होगा ही, 100% है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है जिससे पास होकर जा रही है लाइन, है ना, पॉइंट वेक्टर है ये फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का, तो अलग अलग पॉइंट से होकर जा सकती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये पैरेलल हैं तो आपको पता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 की कंडीशन में होंगे। आ रहा समझ में कि नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मैंने क्या करा है, अब ध्यान से सुनना, जब हमें पैरेलल बताना है ना तो दो काम करना पड़ता है। यहां पर मैंने B वेक्टर लिखा, ना तो B1 की बात की ना B2 की बात करी क्या? B1 की बात करी क्या? B2 की बात करी क्या? नहीं। B क्या है फिर? B वेक्टर क्या है? B वेक्टर वो वेक्टर है जब इन दोनों की वैल्यू समान करेगा। या तो देखो जैसे यहां पर लिखा है, मान लो B1 वेक्टर आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k है, और यहां पर B1 वेक्टर, और B2 वेक्टर मान लो यहां पर 4i प्लस का यूं मान लो 6j प्लस का 8k है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है ये पैरेलल हैं, है कि नहीं हैं? तो हमें क्या करना है, दो काम करना है। बी वेक्टर जो बनाने वाले हैं, या तो इसको बी वाले को ए को B1 के जैसा बना दो, या B1 को B2 के जैसा बना दो, वो ही बी वेक्टर है। बात समझ में आई भैया? लाला, ठीक है, क्या करना है? अच्छा, B1 को B2 के जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं, या फिर इसमें 2 का डिवाइड कर दो। तो वही क्या है, वही मतलब B1 और B2 को सेम करना पड़ेगा, वही बी वेक्टर है। क्लियर, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इसमें बाय फार्मूला लगेगा। और यहां पर क्या करना है पता है आपको, A2 माइनस A1 में क्रॉस IJ लगा के करेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब चलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन कर रहे हैं HD के। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्लियर हो गए फार्मूले? चलिए क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है आपका, R वेक्टर इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा I माइनस 3j प्लस 2k, और सेकेंड है आपका R वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 5j। चलिए ये क्वेश्चन नहीं लेता, दूसरा लेता हूं। ये ले रहा हूं 1 माइनस टी आई, और यहां पर t माइनस 2j, और यहां पर लिखा है 3 माइनस 2t कैप, और यहां पर लिखा है s प्लस 1 आई। 5 नहीं है भैया, ये s है। यहां पर 2s माइनस 1 j और माइनस 2s प्लस 1k। ठीक है,
ये क्वेश्चन है बेटा, इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल संभावित है भैया, ये 2023 में आया है क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? तो संभावित है। एसडी में 3-4 गिने चुने क्वेश्चन हैं, समझ में आया, जिनमें से वो रिपीट करते रहते हैं किसी को भी, तो वो कोई सा भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो करनी है आपको। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। क्लियर? इसमें कुछ मतलब इस तरह का बना हुआ है, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। क्लियर? क्या क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर रहे हैं भैया। तो पहले इसको हम क्या इस फॉर्म में बना रहे हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए1 वेक्टर प्लस लेमडा बी1 वेक्टर, और यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल्स टू ए2 वेक्टर प्लस लेमडा बी2 वेक्टर की फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा बना रहे हैं। तो इसके लिए पहले आई का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सुनते जाइए, या फिर डायरेक्ट आप समझ लें, टी को अलग कर दें, टी वाला पोर्शन अलग। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आई माइनस का टी आई, और यहाँ पर हो जाएगा टी जे माइनस 2j, और यहाँ पर आ जाएगा 3k माइनस 2tk। आया समझ में? और यदि थोड़ी बुद्धि चलती है आपकी, टी कॉमन ले लो, ये एक अलग सदिश हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या? तो देखिएगा, जिसमें टी नहीं है उसको अलग लिखिए, आई आएगा, फिर क्या आएगा माइनस 2j आएगा, और यहाँ पर प्लस 3k आएगा। ठीक है, प्लस टी कॉमन ले लो, टी यदि कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, या टी कॉमन ले लो खाली, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस आई माइनस क्या मिलेगा, माइनस जे प्लस जे, क्या मिलेगा प्लस जे, और क्या मिलेगा माइनस 2k, ऐसा आएगा क्या? ठीक है, आर वेक्टर, अब सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, जिसमें एस नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। तो आई आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस जे आएगा, प्लस के आएगा। क्लियर? क्या बोलिए? और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, आई प्लस 2j और माइनस, अच्छा एक और बात, यहाँ पर हमने क्या है, माइनस का और मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का ही आएगा। आएगा कि नहीं? माइनस नहीं लिया ना, और यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2k आ जाएगा। क्लियर? क्या बात समझ में आई आपको? चलिए अब यहाँ पर कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लेंगे इनसे, तो ए1 वेक्टर का वैल्यू क्या है, आई माइनस 2j प्लस 3k, और यहाँ पर b1 वेक्टर का वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। क्लियर? क्या लाला? यहाँ पर a2 वेक्टर का वैल्यू बोलो बेटा, आई माइनस जे माइनस k, और b2 वेक्टर का वैल्यू बोलना आई प्लस 2j माइनस 2k। आया कि नहीं? फार्मूला क्या है, फार्मूला याद रखना। आप फार्मूला लिख रहा हूं, पहले सबसे पहली फुर्सत में फार्मूला लिखना, और फार्मूले को देख देख के सॉल्व करना, मन से नहीं करना। पहले सबसे कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने के बाद फार्मूले को देखना, फार्मूला क्या है, पहली फुर्सत में फार्मूला लिखना। ठीक है, होशियार चंद बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 होल मॉड। ये है फार्मूला, है कि नहीं? तो हमें दिख के आ रहा है, हमें दिख रहा है a2 माइनस a1 निकालें। क्या निकालें भैया? भारती गोस्वामी जी, क्या निकालें? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल लें। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मतलब है a2 वेक्टर माइनस a1, मतलब इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, 1 में से बन गया 0i, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ध्यान से तो नहीं हो, जे माइनस को जे प्लस को हो जाएगा, तो प्लस का क्या बन जाएगा जे, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4k। बात समझ में आई कि नहीं आई? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकल गया। अब क्या निकालना हमें? अब हमें निकालना b1 क्रॉस b2। चलिए निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं। ठीक है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, हम लिखेंगे कि नहीं?
सारणिक में लिखेंगे। यहां पर पहले रो में क्या लिखेंगे, आई जे के करा। फिर अब बताइए सेकेंड रो में क्या करेंगे, A1 B1 C1। A1 B1 C1 क्या है भैया, बोलो बोलो। A1 B1 C1 ये वाली वैल्यू -1 -2 नहीं -1 1 और -2 आ गया, और यहाँ पर 1 2 -2 आ गया कि नहीं। एक्सपेंड कर दीजिए प्रसार, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, I के लिए करेंगे तो -2 +6 4 आया। फिर -j के लिए करेंगे तो इसको प्लस का 2 और प्लस का 2 मिलेगा क्या, ठीक है। यह हो गया j। k के लिए करेंगे तो k के लिए क्या आएगा बेटा, -2 -1 -2 आ गया। सॉल्व कर रहे हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू 2i, यहाँ पर प्लस -4j और यहाँ पर -3k। क्या बात समझ में आई, आ गई मोटा भाई। अब क्या करने वाले हैं पता है आपको, मोड निकालने वाले हैं, मॉड्यूलस। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 मतलब मैग्नीट्यूड, लंबाई निकाल रहे हैं। अंडर रूट क्या बनेगा बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का होल मॉड इक्वल टू क्या बनेगा, 4 + 16 + 9 16 और 9 25 4 29 √29 आ गया। समझ में आया, आ गए हो, ठीक है। अब हमें सब वैल्यू मिल गई, शायद मिल गई कि नहीं, नहीं मिली, एक वैल्यू नहीं मिली। क्या, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 नहीं मिला, उसको निकाल लेते हैं चाहे तो, या वहीं मान रख के निकाल लेंगे, वहीं निकाल लेंगे। चलो वहीं निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अब वैल्यू रख रहा हूं SD इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो यहां पर देखो इक्वल चलेगा ही, यहां पर क्या आएगा बेटा, A2 वेक्टर माइनस A1 का वैल्यू क्या है, ये 0i + j -4k, ठीक है। डॉट यहां पर इसका वैल्यू क्या है, 2i -4j -3k अपॉन क्या आ जाएगा, √29, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो SD इक्वल टू हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -4, इसका क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 12 अपॉन कितना हो जाएगा, √29 आया कि नहीं। घटा दो कितना बचेगा, 8/√29 पॉजिटिव यूनिट, इकाई। यह आपका फाइनल आंसर आएगा। बात क्लियर हुई। तो SD के लिए ध्यान रखिएगा। अब इसके एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन हैं, एक पैरेलल वाला है, पैरेलल वाले के चांसेस हैं, ध्यान रखिए। समांतर रेखाएं, उनमें सिर्फ अंतर इतना है, फार्मूला आपको पता है चेंज है, तो B1 और B2 को सेम करना है आपको। बात समझ में आया, एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन जरूर करना है। समझ में आया कि नहीं। SD में जो क्वेश्चन है, एक आपका अंडर रूट में बता देता हूं आपको, करके लाइए, कंपलसरी है ये क्वेश्चन करना आपको। क्या बेटा, नहीं ये मोड नहीं है, वो तो ब्रैकेट है। नहीं मोड नहीं है बेटा, वो क्या है, यहां पर लिखा है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, मोड नहीं है। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। यहां पर क्रॉस लिखा है मैंने B वेक्टर, समझ में आया, मोड नहीं है। ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट क्या लगा है, ब्रैकेट, अपॉन में है मोड इसमें, समझे। यह है पैरेलल वाली कंडीशन में, इसमें भी मोड नहीं है भैया, ये ब्रैकेट लगे हैं, ब्रैकेट। समझ में आया कि नहीं आया। मोड सिर्फ यहां लगा है, परिमाण इसका निकालना है, ठीक है। यहां पर मोड नहीं है। फार्मूले को ढंग से पढ़ना, ठीक है। तुम लोग ऐसे पढ़ते लगते हो, मतलब इस तरह से पढ़ते हो जैसे कि मुझे लग रहा कि पहली बार कब पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को, और पहली बार ऐसी कुछ देख रहे हैं आप फार्मूला, आज तक तो पढ़ा ही नहीं। ऐसी मूर्खों जैसी बात करते हो, थोड़ी बात शर्म नहीं लगती तुम लोगों को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसके देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर 9 एक अंडर रूट 59 आंसर आएगा, वो क्वेश्चन जरूर करना है। 29 और एक आएगा दूसरा। इसके बाद वाला 293 अपॉन 7 जरूर कर लेना बेटा, 2 क्वेश्चन। हाँ अरे भैया क्वेश्चन हैंगे रे प्रभु। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनना। ये तो वेक्टर फॉर्म में दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, तो एक कार्टेशियन फॉर्म वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए एक सवाल है, उसको भी करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन करना है, इसमें से आपके तो इतने करना पड़ेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा से मतलब नहीं है, समझ में आया, इतने कंपलसरी है, सिंपल से क्वेश्चन है। आपको एसडी तो करना ही है। आपको एसडी में सिर्फ पैरेलल वाली बात करें तो पैरेलल का एक ही क्वेश्चन है, उसी को करना है आपको, समझ में आया। और यदि हम जो पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए 3-4 सवाल क्वेश्चन बताएं। यदि क्वेश्चन सीधा सीधा आपको मैच करना है तो आपको 3-4 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और नहीं करना है तो आपको यदि आप वहां जाके अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एक काम करिए, सिर्फ फार्मूला याद कीजिए, बाकी सब कोई सा भी क्वेश्चन दे देगा सॉल्व ही कर लेंगे हम। समझ में आया? इतना बहादुरी दिखाइए। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बात समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। आपको